सभी प्रिय अभ्यर्थियों का सरस्वती एकेडमी की ओर से मैं अवधेश कुमार चौबे बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी प्रिय विद्यार्थियों को जैसा कि पहले से अवगत है, मालूम है कि 24 अगस्त को पीईटी की परीक्षा है। पीईटी की परीक्षा क्या है ये सभी विद्यार्थियों को मालूम है, सभी अभ्यर्थियों को मालूम है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस परीक्षा को मानक के रूप में रखा है कि इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद ही आगे आने वाली भर्तियों के लिए आप पूरी तरह से तैयार होंगे। तो आज हम, जैसा कि हमने कल आपको बताया भी था, कि करीब 75 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आज हम मौजूद हैं और 75 प्रश्न निश्चित रूप से परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और इसी विश्वास के कारण हम सभी विद्यार्थियों से, अभ्यर्थियों से ऐसा आग्रह करेंगे कि वह पूरी तरीके से इस वीडियो से लाभान्वित भी होंगे और 75 में से साहित्य से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो आराम से इन प्रश्नों से प्रश्न भी पूछे जाएंगे, जिन प्रश्नों की चर्चा हम आगे करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए सीधे प्रश्न पे आते हैं। आज हम साहित्य के प्रश्नों पे बात करेंगे। पीईटी की परीक्षा, जो पीईटी की परीक्षा है उसके साहित्य के प्रश्नों पे बात करेंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 75 होगी। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न है, मैथिल कोकिल किसे कहते हैं? मैथिल कोकिल, यानी प्रश्न है कि मैथिल कोकिल के नाम से कौन जाना जाता है? तो आपको मालूम है विद्यापति। विद्यापति। समय नहीं लेना इसलिए सीधे प्रश्नों पे ही हम लोग सीधे बात करेंगे। ठीक है, विद्यापति। दूसरा प्रश्न है, वर्ण रत्नाकर किसकी कृति है? वर्ण रत्नाकर किसकी कृति है? तो वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर। ज्योतिश्वर ठाकुर। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, मैला आंचल। मैला आंचल किसकी रचना है? आपको मालूम है आंचलिक उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, 1954 में लिखा गया था मैला आंचल, 1954, अगर प्रकाशन वर्ष पूछता है तो। ठीक है, मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। आगे, पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद बरदाई। ठीक है, काफी चर्चित रचना रही है, हिंदी का प्रथम काव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। आगे, बिसल देव रासो। बिसल देव रासो किसकी रचना है? नरपति नाल। नरपति नाल। अगली रचना, परमाल रासो। परमाल रासो किसकी रचना है? जगनिक। जगनिक। ठीक है, बिसलदेव रासो नरपति नाल की है, परमाल रासो जगनिक की है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हम्मीर रासो। हम्मीर रासो। हम्मीर रासो किसकी कृति है? सारंगधर। सारंगधर। ठीक है, चलिए एक बार चर्चा कर लेते हैं। मैथिल कोकिल, मैथिल कोकिल विद्यापति की रचना है। ठीक है, वर्ण, माफ कीजिएगा, मैथिल कोकिल किसे कहते हैं? विद्यापति को कहते हैं। वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? ज्योतिश्वर ठाकुर। मैला आंचल जिसका प्रकाशन वर्ष 1954 में है, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है और ये पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है, चर्चित आंचलिक उपन्यास है। पृथ्वीराज रासो चंद की रचना है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। बिसल देव रासो नरपति नाल की रचना है। ठीक है, परमाल रासो जगनिक की रचना है और सबसे महत्वपूर्ण रचना है ये हम्मीर रासो सारंगधर की रचना है। हम्मीर रासो है, परमाल रासो है, बिसलदेव रासो है, पृथ्वीराज रासो है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। राग दरबारी उपन्यास के लेखक। राग दरबारी बहुत ही चर्चित रचना है राग दरबारी, ठीक है, और व्यंग भी रहा है। शिवपालगंज की कथा इसमें शामिल है। श्रीलाल शुक्ल, श्रीलाल शुक्ल, ठीक है। आगे कंकाल तितली, कंकार कंकाल और तितली किसकी रचना है? जयशंकर, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। कंकाल और तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, तो कंकाल और तितली, कंकाल तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है। आगे चिदंबरा, चिदंबरा किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है चिदंबरा। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदंबरा पे मिला है। और चिदंबरा किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की रचना है। पंत जी को क्या कहते हैं? प्रकृति का सुकुमार कवि, ठीक है। आगे चलें हम लोग। कितनी नावों में, कितनी नावों में कितनी बार ज्ञानपीठ पुरस्कार इस रचना पे मिला है? किसकी रचना है? कितनी नावों में कितनी बार, इस रचना पे ज्ञानपीठ पुरस्कार है तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की रचना है, ठीक है। तार सप्तक के संपादक भी ये हैं। अज्ञे जी की सबसे चर्चित रचना है कितनी नावों में कितनी बार, नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कम से कम हमें 75 प्रश्न देना है, तो अगर गति नहीं रहेगी तो 40 मिनट में 75 प्रश्न पे पहुंच पाना संभव हमारे लिए नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिंतामणि रस मीमांसा, चिंतामणि रस मीमांसा, चिंतामणि रस मीमांसा किसकी रचना है? बहुत चर्चित रचना है विद्यार्थियों, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, शुक्ल जी की रचना है चिंतामणि और रस मीमांसा, ठीक है। अगला प्रश्न है निर्जा निहार, दोनों किसकी रचना है? निर्जा निहार। तो आधुनिक युग की मीरा कही जाती हैं महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, ठीक है। इस जो हम प्रश्न बोल रहे हैं उसको भी नोट करते चलिएगा कि महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, निहार है, यामा है, दीपशिखा है, ठीक है, निर्जा है, निहार इनकी पहली रचना है 1930 में लिखी गई थी। मेरे ख्याल से इतना नहीं पूछा जाना चाहिए कि प्रथम रचना इनकी कौन सी है। आगे हम लोग बढ़ें। अगला प्रश्न है नागरी प्रचारणी सभा का प्रकाशन वर्ष, नागरी प्रचारणी सभा, नागरी प्रचारणी सभा का प्रकाशन वर्ष क्या है, ठीक है। तो हमने अपनी कक्षाओं के दौरान बताया भी है प्रकाशन वर्ष पे। बाबू श्याम सुंदर दास इसके संस्थापक रहे हैं और काशी में नागरी प्रचारणी सभा है, ठीक है, मैदागी पे स्थित है। प्रकाशन वर्ष क्या है? 1893 ईस्वी, 1893 ईस्वी, ठीक है। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम नाटक, प्रथम नाटक, हिंदी का पहला नाटक कौन सा है? बहुत चर्चित है, नहुस, गोपाल चंद्र गिरधर दास, भारतेंदु जी के पिता हैं गोपाल
चंद्र। ठीक है, भारतेंदु जी के पिता हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास, ये उनकी कृति है। हिंदी का पहला नाटक पूछे तो हिंदी का पहला नाटक नहुस है, जिसकी रचना भारतेंदु जी के पिताजी ने की थी, और क्या नाम है, गोपाल चंद्र गिरधर दास। ठीक है, आगे चलते हैं। बीजक के संपादक, अब प्रश्न पे थोड़ा ध्यान देना होगा। बीजक के संपादक, रचनाकार नहीं पूछा जा रहा है। अगर रचनाकार पूछा जाता तो निश्चित रूप से रचनाकार कौन होता, रचनाकार कबीर होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, संपादक। शब्द पे जरूर ध्यान दीजिएगा। बीजक के संपादक कौन है, धर्मदास, धर्मदास। बीजक के संपादक धर्मदास हैं, ठीक है, जो कि कबीर के शिष्य थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूरा प्रयास हम लोगों का है कि 75 क्वेश्चन हम लोग जरूर आज टच करें। अगला है सरस्वती पत्रिका, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सरस्वती, ये पत्रिका का नाम है। हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप, कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा, ब्राह्मण, ब्राह्मण, आनंद कादम्बिनी, आनंद कादम्बिनी, तद्भव, हंस। ठीक है, काफी चर्चित ये पत्रिकाएं हैं अपने समय की। सरस्वती द्विवेदी युग की पत्रिका है, हिंदी प्रदीप, कवि वचन सुधा, ब्राह्मण, आनंद कादम्बिनी, तद्भव और हंस। काफ़ी चर्चित पत्रिका रही है अपने समय की। यह मान के चलिए कि पत्रिका से अगर वो प्रश्न उठाते हैं पीईटी की परीक्षा में, ठीक है, 5 प्रश्न कुल पूछे जाने हैं। पूछना तो उनको 15 है, लेकिन 10 प्रश्न करीब करीब एक पद्यांश दिया जाएगा या फिर एक गद्यांश होगा, उसके आधारित वो प्रश्न रहेगा, तो आप आसानी से कर लेंगे। लेकिन 5 प्रश्नों की श्रृंखला में साहित्य होंगे, विलोम होगा, तो कोई प्रश्न आप चूकने न पाए, क्योंकि ये मानक परीक्षा पास करने वाली परीक्षा है। ठीक है, सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इन्हीं के नाम पे द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। अगर यह प्रश्न हो कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। आगे हिंदी प्रदीप, बाल कृष्ण भट्ट, बाल कृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के प्रमुख आलोचक रहे हैं। कवि वचन सुधा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र, कानपुर से पत्रिका निकलती थी, प्रताप नारायण मिश्र। आनंद कादम्बिनी मिर्जापुर से पत्रिका निकलती थी, प्रेम घन, बद्री नारायण चौधरी उपाध्याय इनका नाम है, लेकिन प्रेम घन के नाम से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तद्भव पत्रिका अखिलेश, कथाकार हैं, चर्चित कथाकार हैं अखिलेश। और हंस प्रेमचंद, प्रेमचंद। ठीक है, नोट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। ज़्यादा समय हमें नहीं लेना है, क्योंकि 3 ही दिन बाद परीक्षा है और हम चाह रहे हैं कि जितनी बातें आपसे कही जा रही हों वो परीक्षा के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण हो। अब सीधे बात करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार की। ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी कि किन रचनाओं पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। चिदम्बरा, उर्वशी, यामा, कितनी नावों में कितनी बार। अब इसके पहले हम चर्चा किए थे, कितनी नावों में कितनी बार। इसके बाद संपूर्ण साहित्य पर पुरस्कार दिया जाने लगा। ठीक है, चिदम्बरा पे पहला ज्ञानपीठ है 1968 में। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ है सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन
नंदन पंत। उर्वशी 1972 में पुरस्कार दिया गया था, रामधारी सिंह दिनकर। यामा पे 1982 में पुरस्कार है, महादेवी वर्मा। कितनी नावों में कितनी बार, अभी इस पे हम बात ही कर रहे थे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की। ठीक है, ज्ञानपीठ को लेकर ये 4 प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हैं। अगर जब चर्चा हो ज्ञानपीठ की तो चिदम्बरा की बात होती है। चिदम्बरा किसकी रचना है? चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत की हिंदी का पहला ज्ञानपीठ है। उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। यामा महादेवी वर्मा की रचना है। कितनी नावों में कितनी बार, अज्ञे की रचना है। ठीक है, इन सभी रचनाओं पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक तरफ लिखिएगा रचना और एक तरफ लिखिएगा सर्ग। सर्ग का अर्थ ही होता है अध्याय कह लीजिए, अंक कह लीजिए, या कांड कह लीजिए, या सोपान कह लीजिए। ठीक है, रचना और सर्ग काफ़ी महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछा भी जाता है। सबसे पहले कामायनी, जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी। उसके बाद साकेत, फिर प्रिय प्रवास, हरिऔध की रचना है प्रिय प्रवास। रश्मि रथी खंड काव्य है रामधारी सिंह दिनकर का, रश्मि रथी। रामचरितमानस है, रामचरित मानस, रामचरितमानस। और पृथ्वीराज रासो, इसको तो भूला ही नहीं जा सकता, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण है, अगर वो प्रश्न करते हैं हमसे सर्ग को लेकर, सर्ग कह लीजिए, अंक कह लीजिए, अध्याय कह लीजिए, चरण कह लीजिए, कुछ भी कहिए, अगर वह इस हिसाब से हमें प्रश्न करते हैं तो उत्तर बहुत सीधा होगा। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। पहला चिंता है तो अंतिम आनंद है। ठीक है, साकेत में कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग हैं। पूछे कि महत्वपूर्ण सर्ग कौन सा है? कुल तो 12 हैं, लेकिन जब बात हमारे सामने यह हो कि सबसे महत्वपूर्ण सर्ग का नाम बताइए, ठीक है, तो महत्वपूर्ण कौन सा होगा? तो महत्वपूर्ण 9वां सर्ग होगा, 9वां सर्ग। ठीक है, प्रिय प्रवास, अगर पूछे कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, प्रथम महाकाव्य है ये। ठीक है, किसकी रचना है? हरिऔध की, 17 सर्ग हैं। रश्मि रथी में कितने सर्ग हैं? 7 सर्ग हैं। रामचरितमानस में 7 सर्ग हैं और पृथ्वीराज रासो में 69 सर्ग हैं। सर्ग 69 हैं, लेकिन अगर पूछे कि छंद कितने हैं तो छंद 68 हैं। अब प्रश्न हमारा बदल जाएगा। जैसे ही वो प्रश्न करते हैं कि पृथ्वीराज रासों में सर्गों की संख्या निर्धारित करिए, कितनी है, तो सर्ग तो 69 हैं, लेकिन अगर प्रश्न पूछे छंद कितने हैं तो वहां पे हमारा प्रश्न का उत्तर बदल जाएगा। छंद कितने होंगे? 68 होंगे। अगर पूछे कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य, तो ये प्रथम महाकाव्य खड़ी बोली हिंदी का, खड़ी बोली यानी खड़ी बोली हिंदी का ये पहला महाकाव्य है प्रिय प्रवास। ठीक है, और सर्ग कितने हैं? 17 हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ लीजिए कि जितने प्रश्न लिखवा रहे हैं अगर आप उतना भी पढ़ लेंगे तो हमारे ख्याल से आराम से जो पेट की परीक्षा में पूछा जाना है तो वह भी कार्य हमारा आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे है आदिकाल, वीर गाथा काल, वीर गाथा काल, सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल, संधि एवं चारण काल, संधि एवं
चारण काल, बीज वपन काल, बीज वपन काल। ठीक है, चलिए तो हम बात कर रहे थे आदिकाल, वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल, संधि एवं चारण काल, बीज वपन काल। ठीक है, तो आदिकाल को ही वीरगाथा काल कहा जाता है, आदिकाल को ही सिद्ध सामंत काल कहा जाता है, इसी को संधि एवं चारण काल कहा जाता है, इसी को बीज वपन काल कहा जाता है। यानी ये सभी नाम किसके हैं? ये सभी नाम आदिकाल के हैं। एक चीज इसमें आपको और थोड़ा समझना होगा, जैसे मान लीजिए कि घर का कोई एक बच्चा है, अब उसी बच्चे को, ठीक है, घर के सभी सदस्य अलग अलग नामों से बुलाते हैं। बच्चा एक है लेकिन उसको अलग अलग नामों से हमारे यहाँ लोग बुलाते हैं। इसी प्रकार से आदिकाल एक काल का नाम है, लेकिन अलग विद्वानों ने उसी को वीरगाथा काल कहा, इसी को सिद्ध सामंत काल कहा, इसी को संधि एवं चारण काल कहा और इसी को बीजवपन काल कहा। ये कहने वाले विद्वान कौन हैं? तो आदिकाल का नाम देने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आगे वीरगाथा काल को नाम देने वाले रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। सिद्ध सामंत काल कहने वाले कौन है? तो सिद्ध सामंत काल कहने वाले राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन। संधि एवं चारण काल कहने वाले कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं, राम कुमार वर्मा हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। आपने इनका दीपदान पढ़ा होगा, दीपदान नाटक, दीपदान एकांकी पढ़ा होगा, बहुत सुंदर एकांकी है। बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को वीरगाथा काल कहने वाले शुक्ल जी हैं, सिद्ध सामंत काल कहने वाले राहुल सांकृत्यायन हैं, संधि एवं चारण काल कहने वाले राम कुमार वर्मा हैं, बीजोपन काल कहने वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। जैसा कि हमने आपसे कहा भी है, कम से कम 75 प्रश्नों की श्रृंखला हम लेकर आए हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। त्याग पत्र, अगर पूछे त्याग पत्र किसकी रचना है? उपन्यास है त्याग पत्र, तो त्याग पत्र जैनेन्द्र की रचना है, जैनेन्द्र। 1937 में लिखा गया था, हालांकि सन से कोई लेना देना हमें नहीं है। ठीक है, दूसरा गोदान, कृषक जीवन की महागाथा है इसमें, गोदान प्रेमचंद, प्रेमचंद। 11 वर्ष का समय, बहुत चर्चित कहानी है, 11 वर्ष का समय किसकी कहानी है? 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। हिंदी साहित्य का सेंटा क्लॉज इनको कहा जाता है, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, हिंदी साहित्य का सेंटा क्लॉज भी इनको कहा जाता है, शुक्ल जी को। काफ़ी चर्चित ये कहानी इनकी है। ठीक है, अगर हम बात करें त्यागपत्र, त्यागपत्र को विगत कम से कम 2-3 वर्षों में 4 से 5 बार अलग अलग प्रश्न पत्रों में पूछा गया है, जहाँ पर हिंदी को विषय के रूप में सम्मिलित किया गया है। त्यागपत्र जैनेन्द्र, गोदान प्रेमचंद, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल। अगली रचना की ओर बढ़ते हैं। देहाती दुनिया, ये भी आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में आता है। देहाती दुनिया 1926 में उपन्यास लिखा गया था। शिवपूजन सहाय, रचनाकार कौन है? शिवपूजन सहाय, शिवपूजन सहाय। ठीक है, आगे तमस, विभाजन पर लेकर लिखा गया है उपन्यास तमस, और बहुत चर्चित रचना है। तमस किसका है? भीष्म साहनी, भीष्म साहनी। ठीक है, बहुत चर्चित रचना रही है भीष्म साहनी जी की तमस, जो कि विभाजन को लेकर यह लिखा गया है। आधा गांव है राही मासूम रजा का, तमस है जिंदगी नामा तो पंजाब के जीवन को लेकर लिखा गया है।
त्यागपत्र जैनेन्द्र, गोदान प्रेमचंद, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल, देहाती दुनिया शिव पूजन सहाय, तमस भीष्म साहनी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस पूछा भी जाता है इस प्रश्न को कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, एक और कहां पर सर्वप्रथम मनाया गया। ठीक है, दोनों प्रश्न। तो कब मनाया जाता है? 10 जनवरी 1975। सबसे पहले कहाँ मनाया गया? नागपुर। ठीक है, एक याद करने का सबसे अच्छा तरीका हम आपको बता रहे हैं। कैसे आप याद करेंगे? 14 जनवरी को मकर संक्रांति रहती है और उससे 4 दिन पहले, ठीक है, कम से कम 10 जनवरी 1975, तो 14 जनवरी को मकर संक्रांति रहती है, 4 दिन पूर्व। ठीक है, यानी 10 जनवरी। तो एक मन में ये दिमाग में बैठा रहेगा कि मकर संक्रांति के आसपास का समय है। हाँ, लेकिन प्रश्न उठता है कि मान लीजिए कि वो 12 दे दे, 13 दे दे। ठीक है, लेकिन यह याद रहे कि इकाई के बाद के दहाई की जहाँ शुरुआत होगी वही सर्वप्रथम विश्व हिंदी दिवस की तारीख होगी। ये होगा कि इकाई के बाद 9 के बाद क्या आएगा? 10 ही आएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिन अभ्यर्थियों को तैयार होगा उनके लिए तो प्लस पॉइंट है, लेकिन मान लीजिए जिन अभ्यर्थियों को कोई कन्फ्यूजन होगा तो एक आधार पर यह भी हमारी बात वहाँ पर चल सकती है। ठीक है, कहाँ मनाया गया? नागपुर में। लेकिन दूसरा प्रश्न, नंबरिंग अपने से आप कर लीजिएगा। ठीक है, 75 प्रश्नों की श्रृंखला में आगे है हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस अलग हो गया, हिंदी दिवस कब से मनाना प्रारंभ किया गया? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी से हिंदी दिवस को मनाया जाता है। और अगर पूछे कि संविधान में हिंदी को किस प्रकार से रखा गया है, तो राजभाषा है, राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। ठीक है, राजभाषा है, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। हिंदी दिवस राजभाषा के रूप में, यानी संविधान ने जो शक्तियां प्रदान की हैं वो राजभाषा के अंतर्गत हैं। बिल्कुल अंतिम चरण में हम लोग हैं। आगे चलें। अगला प्रश्न है, बारह खड़ी का सुझाव किसने दिया? कक्का किक्की कुकू होता है ना, तो 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया? 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया, यानी 12 खड़ी को शामिल करने का सुझाव किसने दिया? तो काका कालेलकर। भाषा से प्रश्न हो सकता है, काका कालेलकर, ठीक है, 12 खड़ी का सुझाव इन्होंने दिया। गुनाहों का देवता काफ़ी चर्चित उपन्यास है, इलाहाबाद के रहने वाले थे कवि। गुनाहों का देवता किसका उपन्यास है? गुनाहों का देवता रख लीजिए। और एक सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा। चलिए, किसकी रचना है? दोनों रचना एक ही लेखक की है। और गुनाहों का देवता हिंदी क्षेत्र से आते हों नहीं आते हों, लेकिन मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं है जो गुनाहों का देवता, रश्मि रथी और राग दरबारी, ये 3 हिंदी, चंद्रकांता, इन 4 किताबों का अध्ययन न किया हो, पढ़ा न हो। जितनी बार पढ़िए उतनी बार पढ़ते चले जाते हैं। गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा किसका है? धर्मवीर भारती। आपने 9th में ठेले पर हिमालय पढ़ा होगा इनका। ठीक है, ठेले पर हिमालय काफ़ी चर्चित निबंध रहा है। आगे, हिंदी का पहला यात्रा वृत्त, हिंदी का पहला यात्रा वृत्त, यानी यात्रा वृत्त कौन सा हिंदी का पहला? तो सरयू पार की यात्रा, सरयू पार की यात्रा, सरयू पार की यात्रा, इसे हिंदी का पहला यात्रा वृत्त कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चर्चित प्रश्न और समय हम इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके पास पहुँचे। ठीक है, हमारी बातें तो होती रहेंगी, बातें हैं बातों का क्या, गीत सुना है ना। चलिए आगे। हिंदी की प्रथम कहानी, प्रथम कहानी, फिर हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, समाचार पत्र, ठीक है। उसके बाद प्रथम उपन्यास, यात्रा वृत्त हो चुका है लेकिन इसी में दोहरा देते हैं, यात्रा वृत्त। हिंदी की प्रथम कहानी, ठीक है, प्रथम कहानी, प्रथम उपन्यास, प्रथम नाटक, ठीक है। हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, लगातार परीक्षा में पूछता है, इंदुमती। इंदुमती किसने लिखा, किशोरी लाल गोस्वामी, किशोरी लाल, ठीक है। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है, उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड, 30 मई 1826, ठीक है। हिंदी का पहला समाचार पत्र कोलकाता से प्रकाशित हुआ 30 मई 1826 को। इसके संपादक पंडित जुगल किशोर थे, ठीक है, जो कि कानपुर के रहने वाले थे। ध्यान रखिएगा कि रहने वाले कानपुर के थे। पत्रिका संपादित कहाँ से होती थी, कोलकाता से, और 30 मई 1826, और इसी तिथि को पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। अगर प्रश्न हो कि पत्रकारिता, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 मई। उदंत मार्तंड के आधार पे ही, इसके प्रकाशन तिथि के आधार पे ही राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। पहला उपन्यास कौन सा है, अभी हमने आपको लिखवाया भी था, परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास। पहला यात्रा वृत्त अभी हमने चर्चा किया, कौन सा है, सरयू पार की यात्रा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। पहली कहानी ऊपर हो चुका है, इंदुमती। पहला नाटक नहुस, नहुस किसने लिखा, गोपाल चंद्र गिरधर दास, ठीक है। हिंदी की पहली कहानी, तो हिंदी की पहली कहानी इंदुमती, किशोरी लाल गोस्वामी की। हिंदी का पहला समाचार पत्र, तो हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है, उदंत मार्तंड, 30 मई 1826, पंडित जुगल किशोर, रहने वाले कानपुर के थे, लेकिन पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी, पत्रिका कोलकाता से। पहला उपन्यास परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास का है। परीक्षा गुरु में यह बताया गया है, मैं परीक्षा गुरु के बारे में जानबूझ के बता रहा हूँ ताकि दिमाग में परीक्षा गुरु बना रहेगा। जो बात 100 बार समझाने पे समझ में नहीं आती, एक बार परीक्षा देने पे समझ में आ जाती है, हाँ कि ना, ठीक है। सभी लोग हाँ ही कहेंगे, आप हो चाहे हम हो, लाख समझाइए, कोई बात अगर ना समझ में आए तो एक बार परीक्षा दे दिए जाए, आसानी से वह बात समझ में आ जाती है। पहला यात्रावृत्त सरयू पार की यात्रा, पहला नाटक नहुस, नहुस किसका है, गोपाल चंद्र गिरधर दास। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल अंतिम क्षण में हम लोग हैं। आधा गांव, आधा गांव काफ़ी चर्चित उपन्यास ये रहा है, आधा गांव, ठीक है। गाजीपुर के गंगौली, गंगौली एक क्षेत्र है, गाजीपुर के गंगौली क्षेत्र को केंद्र में रखकर यह उपन्यास लिखा है, और शिया सुन्नी मुसलमानों के विषय में इस पर बात की गई है। राही मासूम रजा, राही मासूम रजा, ठीक है, राही मासूम रजा की रचना है। आधा गांव, मैंने फिर कहा, आधा गांव गाजीपुर के गंगौली गांव को केंद्र में रखकर लिखा गया है, ठीक। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ें। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है, व्याकरण ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण ग्रंथ है दामोदर शर्मा, दामोदर शर्मा, ठीक है।
आगे कुवलय माला, कुवलय, कुवलय माला। उद्योतन सूरी, उद्योतन सूरी, उद्योतन सूरी की रचना है कुवलय माला। ठीक है, अगला प्रश्न है हिंदी भाषा, ये निबंध है, हिंदी भाषा निबंध है, लेकिन किसका है? ये नया प्रश्न है हिंदी भाषा। ठीक है, कभी कभी नए प्रश्न को दे देता है, ज़्यादा समस्या होती है। हिंदी भाषा किसकी रचना है? भारतेंदु, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, नोट कीजिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए, अब इसके बाद अगला प्रश्न है और ये अंतिम होगा। इसके बाद अंतिम प्रश्नों पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और महत्वपूर्ण है अशोक के फूल, अशोक के फूल और पुनर्नवा बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, तीनों किसकी रचना है? पहला वाला निबंध है, अन्य दो उपन्यास हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। राजा भोज का सपना, आज के लिए अंतिम प्रश्न। राजा भोज का सपना, शिव प्रसाद सितारे हिंद, शिव प्रसाद सितारे हिंद। चलिए, अशोक के फूल, अशोक के फूल निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। पुनर्नवा बाणभट्ट की आत्मकथा, ये दोनों उपन्यास है। हालांकि इससे नहीं मतलब है कौन सा उपन्यास है, लेकिन जानकारी में आपको होना चाहिए। मान लीजिए कि वो पूछ दे एक बार, ठीक है, तो इनके तीन ही उपन्यास हैं। ठीक है, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, ये तीनों उपन्यास की श्रेणी में आता है। ठीक है, अशोक के फूल, राजा भोज का सपना, सितारे हिंद की रचना है। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही प्रश्नों के साथ हम लोग आपको छोड़े जाते हैं। जब हम लोग कल आएंगे, ठीक है, तो कल भी करीब करीब हम 7-8 बजे सुबह ही या 10 बजे का समय आप ले लीजिए, 10 बजे एक वीडियो हम अपलोड करेंगे। ठीक है, और अगर समय बढ़ा, क्योंकि कल रक्षाबंधन का भी पर्व है, त्यौहार है, ठीक है, तो अगर समय बढ़ा तो 12 या 1 भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ हमें इस पर ध्यान देना होगा, जितने प्रश्न पे हमने बात की, अगर आप उतने प्रश्न को भी तैयार कर लेंगे तो मैं मानता हूं, और जहां तक हमारा अपना निजी आकलन है और प्रश्न पत्रों का जो एक विस्तार अध्ययन है, उसके अनुसार आसानी से हम लोग परीक्षा को बीट कर सकते हैं। ठीक है, और 1 घंटे का वीडियो रहेगा और मेरी कोशिश है कि उसमें बात कम हो और विषय की बात ज़्यादा हो। एक चीज़, दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमने फिर कहा कि आप ही हमारी ताकत हैं, दूसरी हमारी कोई ताकत नहीं है। आप जितना बेहतर तरीके से चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, हम उतने ही अच्छे तरीके से अध्ययन करके प्रश्न को आपके लिए लेकर आएंगे। मेरे ख्याल से इसमें से कोई ऐसा प्रश्न नहीं जो कि परीक्षा में न पूछा गया हो या फिर ज़्यादातर चर्चित न हो परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो आपका सरस्वती एकेडमी में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत ख्याल रखिए। रक्षाबंधन के पर्व की बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं संस्था की ओर से, और निश्चित रूप से पीईटी की परीक्षा में मन से जाइए। और कल के वीडियो में हम आएंगे तो तद्भव, तत्सम, विलोम और पर्यायवाची, इन तीनों पे बात करेंगे जो चर्चित है, जिनको लगातार पूछा जाता है। आप सभी का संस्था में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।